हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत हॉट इशू पे चर्चा करने चल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो मुद्दा है यूरोप में हिंसा। पिछले कई दिनों से यूरोप एक विशेष प्रकार की जातीय हिंसा से ग्रस्त है। ये हिंसा शुरू हुई थी स्वीडन से और फिर धीरे धीरे करके इसने यूरोप के कई और क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। मैं इसको यूरोप में हिंसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसको स्वीडन की हिंसा का टाइटल भी दे सकता था, पर यहाँ यूरोप में हिंसा कहने के पीछे कुछ कारण हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करी कि इसकी शुरुआत स्वीडन के माल्मो शहर से हुई थी, जो स्वीडन के दक्षिणी स्वीडन का एक शहर है माल्मो, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और फिर धीरे धीरे करके इसने नॉर्वे के ओस्लो को भी प्रभावित किया। तो हम देख रहे हैं कि और ये जो स्वीडन में हिंसा शुरू हुई थी, ये एक डेनिश लीडर हैं, डेनमार्क के नेता हैं, उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। तो आप देखिए ना किसी तरह से जितने नॉर्डिक नेशंस हैं ये इससे प्रभावित हुए हैं, किसी न किसी तरह से इससे जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि हमें इसके निहितार्थ को समझना चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके चलते स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क जैसे देशों में इस तरह की दक्षिणपंथी विचारधारा, इस तरह की कट्टर विचारधारा जो किसी धर्म विशिष्ट को नुकसान पहुंचाने या आपसी धार्मिक संघर्ष को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। जब भी आप किसी भी तरह के मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं या किसी भी ऐसे सूचकांक की बात करते हैं जो मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने से संबंधित होता है, तो आप देखते हैं कि स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इसके साथ आप फिनलैंड, आइसलैंड, 2 देश और जोड़ सकते हैं जिनको आप नॉर्डिक नेशन कहते हैं। यही 4-5 देश हैं जो दुनिया के किसी भी मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर रहते हैं। किसी भी ऐसी चीज़ के सूचकांक में जिससे मानव के जीवन की गुणवत्ता बढ़ती हो, उसमें इनका रैंकिंग हमेशा टॉप में रहता है। और नॉर्वे जो है ये दुनिया में नोबल पीस प्राइज देने वाला और देश है। जो शांति का नोबल पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे की पार्लियामेंट द्वारा दिया जाता है। स्वीडन और भी क्षेत्रों में देता है, लेकिन जो पीस प्राइज है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। तो इतने शांत देशों में क्यों इस तरह की विचारधाराएं पनप रही हैं, इसको हमें थोड़ा समझना चाहिए। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, मतलब जो नॉर्डिक नेशंस हैं, इनमें इस तरह की विचारधारा आ रही है। और आगे जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, उस टाइम तक फ्रांस में भी इस तरह की कुछ गतिविधियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रांस में किसी प्रकार का कोई दंगा हो रहा है, लेकिन मैं आपको पीछे ले जाऊँगा 2015 की न्यूज़ में। 2015 में फ्रांस की एक मैगजीन है शार्ली एब्डो, ये बेसिकली कार्टून मैगजीन है और इसमें तरह तरह के कार्टून छपते हैं। 2015 में शार्ली एब्डो ने कुछ कार्टून्स छापे थे जिनमें पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ आपत्तिजनक कार्टून छापे गए थे। आपत्तिजनक से मतलब है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की पगड़ी में बम दिखाया गया था, बम की पगड़ी उनकी दिखाई गई थी। तो ये एक तरह से ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा था कि इस्लाम जो है वो दुनिया में इस तरह की हार्डलाइनर एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है। इस तरह की जो फंडामेंटलिस्ट सोच है इस्लाम में, वो उसके लिए पैगंबर मोहम्मद साहब को जिम्मेदार ठहराने का ये प्रयास था किसी तरह से भी। हालांकि मैं इसकी निंदा करता हूँ कि ऐसा अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंदर ये सारी बातें नहीं आनी चाहिए। आप जो है इस्लाम को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप जो है कोई सैद्धांतिक बात क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म के आस्था से जुड़े हुए किसी भी नायक को या किसी भी जिनको कोई भी किसी की भी आस्था जिसको ईश्वर मानती है, उसको गलत तरह से चित्रित करने का अधिकार आपके पास नहीं होना चाहिए। खैर, तो शार्ली एब्डो ने 2015 में जो कार्टून्स छापे थे उनके आधार पर शार्ली एब्डो के ऑफिस में 7 जनवरी 2015 को एक हमला हुआ था। 7 जनवरी 2015 के इस हमले में शार्ली एब्डो के जो संपादक थे और शार्ली एब्डो के प्रकाशन प्रबंधन से जुड़े हुए और कई लोगों की हत्या कर दी गई थी और फ्रांस सरकार ने इसे आतंकी हमला करार दिया था। एक्चुअल में आतंकी हमला था भी। जिन लोगों ने हमला किया वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए इन लोगों पर अटैक कर दिया।
शार्ली एब्डो के कल के अंक में उन कार्टून्स को फिर से छापा गया है, और ख़ास तौर से मैं उस कार्टून की बात कर रहा हूँ जो पैगंबर मोहम्मद साहब की पगड़ी में बम दिखाया गया था जिस कार्टून में, तो उस कार्टून को फिर से छापा गया है। तो अगर हम यूरोप की हिंसा इसलिए शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि देखिए ना, धीरे धीरे करके ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इस तरह की हार्डलाइनर एक्टिविटीज़, इस तरह की राइटिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं। अब हम थोड़ा अगर इसके इतिहास में चलें और हम ये जानने का प्रयास करें कि भाई ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण से इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हुई, तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और थोड़ा स्टैटिस्टिक को समझना होगा यूरोप के। थोड़ा पीछे जाते हैं हम, तो हम देखते हैं कि सीरिया में आईएस की एक्टिविटीज़ बढ़ी। अच्छा, आप एक बात ये भी समझते चलें कि ये जो नॉर्वे है, अभी हम तो पहले बात कर रहे हैं स्वीडन की, तो जो स्वीडन देश है ये नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री है। स्वीडन एक मल्टी कल्चरल साइट है, और स्वीडन के जो इमिग्रेशन लॉज हैं वो दुनिया के किसी भी देश की अपेक्षा बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही नरम है, बहुत ही मृदु हैं, और यहाँ पर कोई भी प्रवासी जाकर रह सकता है, आसानी से रह सकता है। किसी और देश में आपको जितना प्रवासी होने की जो सुविधाएं हैं उससे अधिक यहाँ पर हैं, उससे ज़्यादा सुविधाएं हैं यहाँ पर, और ज़्यादा आसानी से आप जाके रह सकते हैं। तो बात हम लोग कर रहे थे कि सीरिया में कुछ समस्या खड़ी हुई। सीरिया में जो समस्या खड़ी हुई थी, सीरिया, इराक और उत्तरी अफ्रीका, ये जो क्षेत्र थे, यहाँ पर आप देखेंगे कि आईएस एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत आतंक फैलाया आईएस ने। जब आईएस का आतंक बढ़ा तो यहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ के नारकीय जीवन से निकलकर माइग्रेट करे यूरोप की ओर। आप जब ये बात सुन रहे होंगे तो आप अपने साथ मैप जरूर रखेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर होता रहे कि कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो कुछ लोग यूरोप की ओर माइग्रेट हुए, धीरे धीरे करके जो माइग्रेंट थे उनकी संख्या बढ़ती गई, तो बहुत सारे देशों ने इनके माइग्रेशन पर रोक लगा दी, लेकिन स्वीडन ने रोक नहीं लगाई। जो यहाँ से मुस्लिम धर्म के फॉलोअर्स गए उनकी संख्या में उनको आने में कोई रोक नहीं लगाई, और बहुत भारी मात्रा में स्वीडन में मुस्लिम आबादी ने माइग्रेट किया ड्यूरिंग द आईएस एक्टिविटीज़। जब आईसिस मजबूत था तो उस टाइम पे बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन ने माइग्रेट करके स्वीडन वो लोग चले गए, स्वीडन में रहने लगे। और वर्तमान समय में जो प्यू रिपोर्ट है, प्यू रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे लगभग 8.1% पॉपुलेशन जो है वो इस्लामिक है, मुस्लिम धर्म को मानने वाली है। अधिकांश जनसंख्या जो है इनकी अभी भी ईसाई है, क्रिश्चियन है, बहुत भारी मात्रा में क्रिश्चियन है। वाइट स्किन ब्लॉन्ड हेयर वाले ईसाई जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अब जैसे जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये जो भी राइट विंग पॉलिटिशियन है, जो एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी के लोग हैं, उनके लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। इससे पहले ही 2007 में यूरोप में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप। एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप, मतलब कि यूरोप के इस्लामाइजेशन को रोको, है ना। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2007। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? तो इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है। तो इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप। ये एक हार्डलाइनर ऑर्गेनाइजेशन था जो यूरोप में इस्लाम के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया था। दक्षिणपंथी ऑर्गेनाइजेशन है। इसी से प्रभावित होकर यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में इस तरह के संगठन बने, और इसी तरह का एक संगठन सियान बनाया गया जो कि नॉर्वे में बनाया गया। इसका नाम था स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे। ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसका कुछ और मीनिंग निकलेगा, तो स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे, इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया।
जो इस्लामाइजेशन को रोकने के लिए, यूरोप में इस्लामाइजेशन को रोकने के लिए कार्य कर रहा है। जो हम रिपोर्ट की, अभी आप पूरी कहानी को समझ जाएंगे, अभी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। ये जो रिपोर्ट है हमारे पास, जो प्योर रिपोर्ट है, जो बता रही है कि लगभग 8.1% पॉपुलेशन स्वीडन में है, यही रिपोर्ट और यूरोप में और कई इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश हुई जिन्होंने ये बताया कि यूरोप में बहुत तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है और 2050 तक इस देश में लगभग 30%, स्वीडन में लगभग 30% आबादी मुस्लिमों की हो जाएगी और जो कि क्रिश्चियंस के लिए एक चिंता का विषय बन जाएगी। तो इसके कारण से कई ऐसे विचारधाराएं खड़ी हुई जिन्हें आप एंटी इस्लामिक विचारधाराएं कह सकते हैं। इसी क्रम में डेनमार्क में एक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम है स्ट्राम कुर्स। एक राजनीतिक दल बनाया गया जिसका नाम है स्ट्राम कुर्स। स्ट्राम कुर्स का मतलब होता है हार्ड लाइन। हार्ड लाइन, हार्ड लाइन का मतलब इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा संगठन है। ये दक्षिणपंथी संगठन है और एंटी इस्लाम एक्टिविटीज़ करता है, एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। स्ट्राम कुर्स के एक संस्थापक नेता हुए, एक संस्थापक नेता है जिनका नाम है रास्मुस पालुदान। इनका भी नाम आप ध्यान रखें। ये रास्मुस पालुदान जो हैं, ये पार्टी जो है, ये संगठन जो है स्ट्राम कुर्स जो है, ये डेनमार्क का है, डेनिश ऑर्गेनाइजेशन है और ये भी डेनमार्क के ही नेता हैं रास्मुस पालुदान। डेनमार्क में 2017 में चुनाव हुए, इनकी पार्टी ने चुनाव भी लड़ा लेकिन बहुत ख़राब प्रदर्शन रहा, जनता ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो इनको भी अटेंशन चाहिए था, पब्लिक अटेंशन चाहिए था। तो इन्होंने जो है इस इस्लामाइजेशन के विरुद्ध एक मुहिम चलाई। जो रास्मुस पालुदान साहब हैं, ये पेशे से लॉयर हैं और ये कई बार हेट स्पीचेज के कारण से जेल भी जा चुके हैं। एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ के कारण ये जेल भी जा चुके हैं, कई बार जेल जा चुके हैं और ये लॉयर हैं। इनका जो प्रोफेशनल जो कार्ड है, या जो कहते हैं कि इनको जो प्रैक्टिस करने का अधिकार है, वो छीन लिया गया है इनसे। इनकी प्रैक्टिस पर बैन लगा दिया गया है, ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। प्रोफेशन से लॉयर हैं, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे वीडियोज, बहुत सारे बातें इनकी सोशल मीडिया चैनल्स पर मिल जाती हैं जिनमें इन्हें एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ करते हुए आप देख सकते हैं। तो रास्मुस पालुदान ने जो स्वीडन के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया और नॉर्डिक देशों के इस्लामाइजेशन को रोकने के लिए इन्होंने अपनी समझ से एक कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया कि स्वीडन का एक सबसे दक्षिणी शहर है, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे कि स्वीडन में एक शहर है माल्मो। ये स्वीडन का सबसे दक्षिणी शहर है और सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। विभिन्न रिपोर्ट्स अलग अलग बातें बताती हैं, लेकिन लगभग 16 से 20% के आसपास यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। तो 16 से 20% जो मुस्लिम आबादी है उसको इन्होंने केंद्र बनाकर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का प्रयास किया और इन्होंने स्वीडन सरकार से अनुमति मांगी कि वो माल्मो का दौरा करना चाहते हैं और माल्मो में अपने समर्थकों के साथ एक रैली करना चाहते हैं। स्वीडन सरकार ने इनकी एंटी इस्लामिक गतिविधियों को देखते हुए, इनकी दक्षिणपंथी सोच को देखते हुए इनको आने से मना कर दिया। फिर भी रास्मुस पालुदान माने नहीं और जाने की जिद पे अटे रहे और ये जाने लगे। तो इनको स्वीडन प्रशासन ने गिरफ्तार करके और इनको स्वीडन में 2 वर्ष घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध से इनके जो समर्थक थे उनमें गुस्सा आया और उन्होंने माल्मो शहर में इनके समर्थन में एक उग्र प्रदर्शन किया और उसी प्रदर्शन के दौरान कुरान की प्रतियां जलाई गईं, जिसके कारण से माल्मो शहर हिंसा की चपेट में आ गया। हिंसक दंगे वहां शुरू हुए। हालांकि स्वीडन सरकार ने बहुत जल्दी ही इन दंगों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और आगे ये दंगे बहुत प्रभावशाली नहीं हो पाए। अगले ही दिन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भी इस प्रकार के दंगे हुए, वहाँ पे भी कुरान की प्रतियां जलाई गईं
और एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ को हाईलाइट किया गया। हालांकि वहाँ की सरकार ने भी स्थिति को जल्दी ही नियंत्रण में कर लिया और कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत सामान का नुकसान हुआ, जान के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। इसके अलावा डेनमार्क सरकार ने भी रासमस पालुदान के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको करने का निर्णय लिया और फ्रांस में शार्ली एब्डो मैगजीन ने इस तरह की क्रिया करी है। आगे इसका क्या परिणाम होगा अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी नहीं, उसका कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। ये तो थी पूरी घटना। इस घटना से हमें निष्कर्ष क्या निकालना है, इस घटना से हमें क्या समझना है? इस घटना से हमें ये समझना है कि पॉलिटिक्स और धर्म का जो एक अपवित्र गठबंधन है उसको हमें तोड़ना होगा और धर्म को राजनीति से स्वतंत्र हमें समझना होगा। धर्म व्यक्तिगत आस्था के साथ संबद्ध करना होगा, राजनीति को अलग हमें समझना होगा। तो धर्म और राजनीति ये इस दुनिया के दो सबसे पुराने व्यवसाय हैं, इनको हमें अलग अलग करके देखना होगा। धर्म हमारी आस्था का विषय है, बाकी जितना कुछ किया जाता है उसको राजनीतिक मंचों पे लाया जाता है, उसको जो है दूसरी तरह से प्रयोग किया जाता है, वो सब धर्म का व्यवसायीकरण है। धर्म हमारी आस्था का विषय है। धर्मो धारयते प्रजा, जो प्रजा द्वारा धारण किया जाए दैट इज कॉल्ड धर्मा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि धर्म वो है जो अधिकांश लोगों द्वारा धारण किया जाता है। तो धर्म वो है जो हमें सही लगता है, जो हमें अच्छा लगता है। अगर हम पर कोई आरोपित कर दे किसी बात को तो वो धर्म नहीं है, फिर वो धर्म का व्यवसाय हो जाता है। जब हम ये कहते हैं कि भाई ये वाला साबुन खरीद लो, वैसे ही हम ये कह रहे हैं कि ये वाला धर्म मान लो। तो जो भी लोग इस तरह की कट्टरता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो इस्लाम के फॉलोवर्स हों, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर्स हों, दोनों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि धर्म को हम व्यक्तिगत आस्था से बाहर जब ले जाएंगे तो वो फिर इस तरह की समस्याओं को उत्पन्न करेगा और आज नहीं तो कल पूरा विश्व इस तरह के संघर्ष में चला जाएगा और हम जो है एक वैश्विक सभ्यता विकसित करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हम असफल हो जाएंगे। मानवता को अभी बहुत सारे काम ऐसे करने हैं जिससे हम इस तरह के पूर्वाग्रहों से मुक्त हो पाएँ। हम समझते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।